हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो भी क्लासेस यहाँ से जा रही हैं वो सारी क्लासेस आप लोग रेगुलर देखते होंगे। अगर आपने अभी तक पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें भी देख लीजिए। आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। आज हम लोग सीखने वाले हैं रिफ्रैक्शन। लाइट के चैप्टर में रिफ्रैक्शन नाम का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जल्दी समझ में कम आता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो समझ में नहीं आते हैं। बेसिक चीज़ें हर कोई बता देता है यूट्यूब पर या क्लास में, मगर जो अंदर की चीज़ें हैं, जो रीजन है, वो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमने इस वीडियो में वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बाकी लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से देखिएगा ज़रूर, पूरा शुरू से लेकर के अंत तक। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिएगा। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या गार्जियन हैं और आप क्लास देख रहे हैं तो आप अपने परिचित के उन बच्चों को ज़रूर ये वीडियो फॉरवर्ड करिएगा जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या JEE या नीट की प्रिपरेशन में हैं, सो दैट कि उनको इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ऐसा फिनोमेना है लाइट का जिस पर लेंस काम करते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, जिस पर लेंस काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। जो लेंस होते हैं वो भी इन्हीं फिनोमेना पर काम करते हैं, इसीलिए हम लोग इनके बारे में, मैं अपने बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम है कुमार रवि और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं ग्रेजुएट हूँ ट्रिपल M गोरखपुर से। 2 टाइम गेट क्वालिफाई हूँ, एक्स फैकल्टी गेस्ट रह चुका हूँ मैं SBTI कानपुर में, IIT JEE 2005 प्रीलिम्स और 2 बार AIEEE स्टेट इंजीनियरिंग और VIT वेलोर का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है। एक्स फैकल्टी अनअकैडमी करियर बिल फिजिक्स वाला रह चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आज आते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक टॉर्च है, एक कांच का टुकड़ा है। लाइट रे जो टॉर्च से निकल करके कांच के टुकड़े में गई, वो जाते ही अपनी डायरेक्शन बदल ले रही है और जब वो वहां से वापस बाहर आ रही है तो फिर से डायरेक्शन बदल ले रही है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने सही पहचाना। जब लाइट रे कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो अपनी डायरेक्शन बदलती है और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या क्या होता है इसमें, क्या होता है वो देखते हैं जरा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टर्म्स यूज करने वाले हैं। एक टर्म हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्म्स हैं कुछ जो हम लोग इस टॉपिक के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इनको समझेंगे ये हैं क्या, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब आप देखिएगा जरा ध्यान से कि ये एक सरफेस है, कोई भी सरफेस है जो हम लोगों ने अभी तक रिफ्लेक्शन में एक प्लेन सरफेस लिया था, बिल्कुल वैसा ही एक सरफेस यहाँ पर है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करी हुई है। ये परपेंडिकुलर लाइन जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसी इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। जनरली इसे नॉर्मल भी कहते हैं। और यहाँ पर एक टॉर्च है, यहाँ पर ये एक टॉर्च है, ठीक है ना। ये तुम्हारी एक टॉर्च है, इसी को हम लोग लाइट का सोर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा लाइट सोर्स है और लाइट सोर्स से एक लाइट रे जाती है और वो जाकर के इस पॉइंट पर गिरती है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट पर आकर के गिरती है और इस पॉइंट पर गिरती है जहां पर नॉर्मल और ये साथ में ये वाली लाइट रे मैच करते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये वाली लाइट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही होती है, जो एंगल यहाँ पर बनता है, इसको बोलते हैं एंगल आई और इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो लाइट रे होती है, जो लाइट रे आ रही होती है यहाँ पर गिरती है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। इसी को इंसिडेंट रे बोला जाता है। अब आइए जानते हैं जरा कि रिफ्रैक्टेड रे
क्या होती है। तो ये जो सरफेस था, इसी सरफेस के नीचे अगर हम इस लाइन को आगे और बढ़ा दें, यहां पर इस नॉर्मल लाइन को और नीचे ऐसे बढ़ा दें यहां से यहां तक, तो जरा देखिएगा ये वाला इतना, ये वाली बाउंड्री यहां देखिएगा मैंने यहां पर ऐसे बना दी, ठीक है। ऊपर कोई तुम्हारा ऊपर अलग मीडियम है, ठीक है ना, ये तुम्हारा अलग मीडियम है, मीडियम 1, और नीचे तुम्हारा एक अलग मीडियम है, दिस इज मीडियम 2, ये तुम्हारे अलग मीडियम है, और ये है बाउंड्री, ये तुम्हारी बाउंड्री है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री, ठीक है ना, ये तुम्हारी बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री के नीचे ये वाली जो लाइट रे आई है, ये इस मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है। तो जब एंट्री करती है तो ये एंट्री करने वाली जो लाइट रे होती है, ठीक है, इसी लाइट रे को हम लोग नाम देते हैं ट्रांसमिटेड रे, या इसी को लाइट बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड, हाँ रिफ्रैक्टेड रे, या इसी को ट्रांसमिटेड रे भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग ट्रांसमिटेड रे भी बोलते हैं, ठीक है ना, हाँ इसी को ट्रांसमिटेड रे भी हम लोग कहते हैं। क्लियर? दूसरी चीज यहां पर ये जो नॉर्मल है तुम्हारा, ये नॉर्मल है ये, ठीक है, और ये तुम्हारी ट्रांसमिटेड रे है। तो इस नॉर्मल से जो ये एंगल बनाएगी, इसको बोलते हैं एंगल आर, और इसी एंगल आर को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एंगल आर की वैल्यू आई के बराबर नहीं होती है, बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है उससे। इट मींस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैन बी ग्रेटर देन आई, कैन बी लेस देन आई, बट अगर आर और आई की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो इट मींस कि मीडियम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये हमें पता चल गया है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं जरा कि रिफ्रैक्शन है क्या एक्चुअल में। जैसे प्यारे बच्चों, हम लोग जब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब कभी भी कोई भी एक लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वो रास्ते पर अपने मुड़ जाती है, वो मुड़ जाती है दूसरे मीडियम में एंट्री करते ही, और जब वो मुड़ती है, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, ठीक है ना। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, इस वजह से वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय मुड़ जाती है। सवाल कहां पैदा होता है कि लाइट की स्पीड अलग होने से उसके मुड़ने का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, कि लाइट की स्पीड अगर अलग अलग होगी दो मीडियम में, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो जाने से वो रास्ते से कैसे मुड़ेगी, ये समझेंगे आगे, कैसे दिखाऊंगा। दूसरी चीज, रिफ्रैक्शन के जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने डेली लाइफ में देखे होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी गिलास में पानी भर दो और अगर आपने उसमें पेंसिल डाली है तो पेंसिल आपको टूटी हुई महसूस होती है, ब्रोकन महसूस होती है। पानी के अंदर उसका जो डूबा हुआ हिस्सा होता है पेंसिल का, वो ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई देता है, लग रहा है जैसे पेंसिल टूट गई है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है रिफ्रैक्शन के कारण, ऐसा रिफ्रैक्शन के कारण होता है, और इसी वजह से ये कई प्रकार के ऑप्टिकल इल्यूजन्स पैदा करता है। तो रिफ्रैक्शन जो है वो कई प्रकार के ऑप्टिकल इल्यूजन्स का मेन रीजन बनता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एक मेन रीजन होता है, ठीक। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। दूसरी चीज, कोई भी मीडियम है उसमें रिफ्रैक्शन कितनी मात्रा में होगा, कितना ज्यादा होगा रिफ्रैक्शन किसी लाइट रे का, कौन सी लाइट रे या कोई भी लाइट रे किसी मीडियम में कितनी ज्यादा मुड़ेगी, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक नंबर होता है, और वो नंबर ये बताता है कि कौन सा मीडियम किसी लाइट के लिए कितना ज्यादा डेंसर है, ठीक है ना। तो ये चीज हमें पता चलती है। तो कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जब कभी भी जाएगी और अगर उसकी स्पीड घट रही है, ज्यादा घट रही है, ठीक है ना, तो जितना ज्यादा उसमें स्पीड घटेगी उतना ही ज्यादा उसमें रिफ्रैक्शन होगा, उतनी ही ज्यादा लाइट अपने रास्ते से डेविएट होगी, उतना ही ज्यादा उसमें रिफ्रैक्शन एंगल होगा,
ठीक है, या ये बोले कि उतना ही ज्यादा उसमें चेंज आएगा एंगल का, ठीक है। तो इसी वजह से तो यहां पर किसी भी मीडियम की जो स्ट्रेंथ होती है, या ये बोले कि किसी भी मीडियम का जो एक ताकत है कि वो कितना ज्यादा लाइट को रिफ्रैक्ट कर सकती है, ये उसे डिफाइन करता है। ये टर्म कौन सा कौन सा टर्म डिफाइन करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसे डिफाइन करता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। म्यू जो होता है वो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है ना। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, एयर और स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। तो किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, तो किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अगर v है और स्पीड ऑफ लाइट एयर में अगर c है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा और वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है स्नेल्स लॉ, वो भी हम बताएंगे मगर वो अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक्चुअल में रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रेशियो होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो उस मीडियम को डिफाइन कर देता है कि वो मीडियम कितना ज्यादा रिफ्रैक्शन कर सकता है, या लाइट उसमें कितनी ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है ना, कितना ज्यादा बेंड करेगी, तो ये पता चलता है। दूसरी चीज, हाँ चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब जैसे ये हो गया, अब चलते हैं जरा रिफ्रैक्शन का मेन रीजन समझते हैं। मैंने आपको बोला था कि रिफ्रैक्शन का जो मेन रीजन होता है वो होता है लाइट की स्पीड का चेंज होना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय जब लाइट की स्पीड बदलती है तभी रिफ्रैक्शन होता है, और इसी वजह से वो अपने रास्ते से मुड़ती है, ठीक है ना। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट on going from one medium to the another medium. Okay, when light goes from one medium to the another medium, its speed changes, and this change in speed of light causes the refraction of light. ओके ये चीज हमारी क्लियर हो गई यहां तक। दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी अच्छी चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अगर किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड और हवा में लाइट की स्पीड या वैक्यूम में लाइट की स्पीड, इन दोनों का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है, मतलब कहने का C और V का अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है इन दोनों का, तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वो मीडियम में लाइट रे उतना ज्यादा बेंड करेगी, ठीक है ना, उतना ज्यादा उसका रिफ्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा उसका जो डिफरेंस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक चीज जान रहे हैं कि लिख रहे हैं यहां पर, ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड्स ऑफ द लाइट इन द टू मीडियम्स, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरी चीज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है ना। कभी कभी ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट में पूछा गया है, और साथ में तुम्हारा JEE मेंस में भी तुम्हारा क्वेश्चन ये बारा पूछा गया था एक बार। तो इसीलिए तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, कि यही क्वेश्चन है कि जो रिफ्रैक्शन है वो वेव की किस थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, जो लाइट वेव होती हैं वो रेयरर मीडियम में स्पीड उनकी ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में उनकी स्पीड कम होती है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग वो भी लिखेंगे, लाइट वेव्स ट्रेवल फास्टर इन एयर बट स्लोअर इन ग्लासेस, ठीक है ना। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में जितना ज्यादा होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में जितना ज्यादा होगा, उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी, ठीक है ना। कैसे, यहां पर देखो, ये हम लोग जान रहे हैं ना, यहां पर लिखा हुआ है म्यू बराबर C/V। तो यहां पर V इक्वल टू अगर हम लोग लिखें तो C/म्यू लिखेंगे। तो जहां पर जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी, ठीक है ना। चलिए ये होगा हमारा क्लियर। दूसरी चीज, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तब क्या क्या होता है, जरा एक चीज समझिएगा। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा
बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दो ग्राउंड है, एक ग्राउंड ये है, एक ग्राउंड ये है, ठीक है। यहाँ पर एक बालक है, इसका नाम है प्रकाश, ठीक है, इसका नाम है प्रकाश, और ये तुम्हारा ग्राउंड नंबर 1 है, ठीक है, ये तुम्हारा ग्राउंड नंबर 1 है, ये तुम्हारा ग्राउंड नंबर 2 है, ठीक, ये तुम्हारा ग्राउंड नंबर 2 है। अच्छा, इसमें लगा हुआ है मेला, इसमें कई सारे लोग हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये बिल्कुल खाली है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं ये बिल्कुल खाली है, वैकेंट है, और इसमें मेला लगा हुआ है, तो यहां से अब ये प्रकाश यहां पर दौड़ता है। मान लेते हैं इसकी स्पीड यहां पर c है, और इसकी जो कदमों की लंबाई है, कदमों की लंबाई, ठीक है ना, ये वाली जो लेंथ है ये है लैम्डा, तो ये इसकी लैम्डा है, ठीक है। चलिए, और जब हम लोग उसमें जाते हैं, जब इस लड़के से बोलते हैं कि यहां दौड़ो, यही लड़का जब यहां पर दौड़ेगा, यही लड़का जब ये अरे यही लड़का जब ये यहां पर दौड़ेगा ऐसे करके, तो यहां पर इसकी स्पीड हो जाएगी कम, यहां पर इसकी स्पीड हो जाएगी v, और इसकी जो लैम्डा हो जाएगी वो हो जाएगी कम, ठीक है ना, क्योंकि इसके कदमों की जो लंबाई होगी वो यहां पर कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से बिल्कुल वैसे ही ये तुम्हारा रेयरर मीडियम की तरह काम करेगा, और ये तुम्हारा डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा। तो यहां पर हम लोग एक चीज समझ जाते हैं कि जब लाइट रे तुम्हारी रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है ना, जब लाइट रे तुम्हारे रेयरर से डेंसर में जाती है, तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ती है, ठीक है ना, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ऑलवेज रिमेंबर, ये याद रखिएगा कि ये नॉर्मल की ओर मुड़ती है। कैसे, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, देखिएगा, ये इस तरीके से, जब ये लाइट रे यहां पर डेंसर, अब ध्यान से देखिएगा, ये तुम्हारी हवा है, ठीक है ना, हाँ ये एयर है, और ये तुम्हारा मान लेते हैं पानी है, ठीक है ना, हाँ ये पानी है। तो एयर तुम्हारा रेयरर मीडियम हो गया, और पानी तुम्हारा डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है ना। कंपेयर करना मैंने आपको पहले से ही सिखा दिया था। तो लाइट रे एयर से वाटर में जा रही है, तो लाइट रे तुम्हारी एयर से वाटर में जब वो जाएगी तो कुछ इस तरीके से जाती है। यहां पर एक नॉर्मल मैंने यहां खींच लिया, ये तुम्हारी बाउंड्री है। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री वो सरफेस होता है जो दो मीडियम को अलग अलग करता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बाउंड्री। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर एक नॉर्मल खींच लिया। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन, बाउंड्री के परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज यहां से एक लाइट रे हमने इस तरीके से डाली, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां से लाइट रे जाएगी, इसको जाना तो सीधे चाहिए, इसका एक्चुअल पाथ ये है, ये वाला, मगर लाइट रे इस तरफ मुड़ती है, किस तरफ? नॉर्मल की ओर मुड़ेगी, और ये ऐसे करके जाएगी। तो यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो तुम्हारा ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है ना, और ये वाला जो एंगल बनेगा ये तुम्हारा एंगल आई बनेगा। तो यहां पर जो आर की वैल्यू होती है, यहां पर जो एंगल आर की वैल्यू होती है वो तुम्हारा जो होता है, हाँ, एंगल जो तुम्हारा आर होता है वो तुम्हारा छोटा होता है, किससे? तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो यहां पर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंगल आर, ठीक है ना, इज लेस देन एंगल आई। तो यहां पर एंगल आई, तो यहां से ये एंगल इससे कम होगा, ठीक है ना। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा एक पॉइंट, तुम्हारा यहां पर ऐसे करके रेडी हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, तो लाइट रे यहां पर नॉर्मल की ओर बेंड करती है। दूसरी चीज, यहां पर लाइट की जो स्पीड है वो तुम्हारी c है, ठीक है, और लाइट की स्पीड जो यहां पर हो गई है वो हो गई तुम्हारी v। तो यहां पर जो, चूंकि ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में जाते ही लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि जो v होगी, ठीक है ना, दिस इज लेस देन c, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर लाइट जो है ना, इसकी वेवलेंथ जो होगी वो तुम्हारी लैम्डा है, मगर यहां पर जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा डैश होगी, और यहां पर जो इसकी वेवलेंथ होगी तुम्हारी लैम्डा डैश, वो तुम्हारी कम हो जाएगी, किससे? यहां से, लैम्डा से, ठीक है। तो ये रीजन होता है। और हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा f इंटू लैम्डा, जहां पर f होती है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है ना, हाँ फ्रीक्वेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति, और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है ना, हाँ इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, तो यहां ये चीज चेंजेस यहां पर आते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हारी सड़क है, ठीक, जो ब्लैक कलर की दिख रही है वो तुम्हारी रोड है, और जो ग्रीन दिख रहा है ये है मिट्टी, दलदल, मड है ये, ठीक है, ये तुम्हारा मड है, मडी हिस्सा है ये, मड, MUD, मड, ठीक, और ये है रोड।
अच्छा, जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर ट्रैक्टर तुम्हारा रोड पर तेज चलता है और मड में धीमे चलता है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, दूसरी चीज जो लाइट होती है ना, लाइट लाइट तुम्हारी दो वेव से बन मिल करके बनी होती है। लाइट ध्यान से देखिएगा, लाइट जो होती है उसमें तुम्हारी दो तरंगे होती हैं एक साथ, इस तरीके से, ऐसे करके, यूं करके, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर ऐसे करके एक, अरे हाँ, लाइट जो होती है तुम्हारी दो तरंगे एक साथ मिलकर के बनती हैं, ऐसे करके। एक ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके, ठीक है, और एक हो गई तुम्हारी ऐसे करके, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके हो गई। तो यहां से ऐसे ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल जमीन पे चलती है। दो वेव एक साथ चलती हैं तुम्हारी इसमें, ठीक है, दो वेव तुम्हारी एक साथ चलती है ऐसे करके, ये ठीक है। तो यहां पर दो वेव तुम्हारी एक साथ चलती है ऐसे करके। ये वाली जो वेव होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक वेव, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक वेव, ई वेव, ठीक, ई वेव, ये इसकी इलेक्ट्रिक वेव हो गई। और एक होती है इसकी मैग्नेटिक वेव, इसको बोलते हैं एम वेव, ठीक है, मैग्नेटिक वेव। अच्छा, तो ये दो वेव ये इस तरीके से चलती है, ये ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। तो लाइट दो वेव से मिलकर के बनी होती है, और जो लाइट होती है ये इसका वेव नेचर बताता है। और लाइट जाती है इस तरीके से ऐसे करके, ये इस तरफ जा रही होती है लाइट, ठीक है ना, ये इस तरीके से लाइट की डायरेक्शन है। और ये इस तरफ चल रही होती है ऐसे करके, और ये भी तुम्हारी इस तरफ ऐसे चल रही होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलती है, ये इस तरीके से चलती है, और ये इस तरीके से लाइट इस डायरेक्शन में आगे चलती है। अच्छा, ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर, और ये है रोड, और ये है तुम्हारी कीचड़, दलदल। मान लो कि ये इसके दो पहिए पीछे हैं, दो पहिए आगे हैं। जो आगे वाले दो पहिए हैं, आगे वाले दो पहिए हैं, ये तुम्हारी वेव, ये तुम्हारी मान लो ई वेव है, ठीक है ना, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक वेव है। और ये वाला जो पहिया है ये है तुम्हारी मैग्नेटिक वेव, ठीक है, ये तुम्हारी मैग्नेटिक वेव है। अच्छा, अब आप एक चीज समझो, तुम ट्रैक्टर लेकर के रोड से और दलदल में जाओ या पानी में जाओ, ये पानी है मान लो, ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखोगे कि ये वाला जो पहिया है, तुम ऐसे तिरछे आ रहे हो, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है सीधे यहां पर, ठीक है, नॉर्मल तुम्हें दिख रहा होगा यहां पर इस तरीके से, ये तुम्हारा नॉर्मल है। अच्छा, तुम तिरछे आ रहे हो इस तरीके से, बिल्कुल लाइट वाली डायरेक्शन में आ रहे हो, तो तुम्हारा ये वाला जो पहिया है ये अभी भी रोड पर है, ठीक है, ये वाला जो पहिया है, ये वाला जो व्हील है वो अभी भी रोड पर है। मगर ये वाला जो व्हील है ना, इसका आधा हिस्सा तुम्हारा दलदल में आ चुका है, ठीक है। तो जब कभी भी ये वाला पहिया दलदल में आ जाएगा, मड में आएगा या पानी में आएगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी स्पीड तुम्हारी कम हो जाएगी, स्पीड इसकी कम हो जाएगी, ठीक, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। मगर ये तुम्हारा रोड पर है इसीलिए इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। अब आप जरा सोचो, एक पहिया तुम्हारा ज्यादा स्पीड में हो और एक कम स्पीड में, तो ये जो तुम्हारा ट्रैक्टर ऐसे आ रहा है ना, वो तुरंत ऐसे इस तरफ मुड़ जाएगा, ऐसे आ रहा है वो ऐसे मुड़ जाएगा लो स्पीड की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल वैसे ही लाइट इधर मुड़ जाती है। तो एक वेव की स्पीड कम हो जाती है और एक वेव की स्पीड ज्यादा हो जाती है, ज्यादा रह जाती है। इसी वजह से लाइट रे बेंड कर जाती है, ठीक है ना, इसी वजह से लाइट रे बेंड करती है, क्योंकि जो लाइट रे है ना वो तुम्हारा दो वेव का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसी तरीके से। तो यहां से एक चीज हमारी ये कंफर्म हो जाती है। तो यहां से ऐसे करके आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो यहां से कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला जो व्हील है वो तुम्हारा लो स्पीड वाला व्हील है, ठीक है ना, वो तुम्हारा लो स्पीड वाला है। और ये वाला जो है ना ये तुम्हारा हाई स्पीड वाला व्हील है, हाई स्पीड, ठीक है। और इसी वजह से लो स्पीड वाले की स्पीड इसकी कम हो जाने की वजह से ये ऐसे टर्न ले लेता है और इसी वजह से ये इस तरफ मुड़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी लाइट रे होती है। लाइट रे जब कभी भी रोड से, क्योंकि रोड पर ये रोड पर ट्रैक्टर की स्पीड ज्यादा होगी, वैसे ही हवा में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, पानी में ट्रैक्टर की स्पीड कम होगी, वैसे ही तुम्हारी लाइट की स्पीड भी पानी में कम होगी। जैसे ट्रैक्टर यहाँ पर नॉर्मल की ओर मुड़ेगा वैसे ही लाइट रे भी नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास में ये पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि
तुम हवा से पानी में जा रहे हो, अभी तुम रोड पर हो, तुम पानी में जा रहे हो, तो पानी में रोड पर तुम्हारी स्पीड ज्यादा होगी मगर पानी में कम हो जाएगी। रोड पर तुम लंबे लंबे कदमों में दौड़ रहे थे मगर पानी में जाते ही तुम्हारे कदमों की लेंथ अपने आप घट जाएगी, तुम्हारे स्टेप्स की लेंथ घटेगी। बिल्कुल वैसे ही जो वेव होती है, वेव, तो वेव तुम्हारी जो लाइट होती है, लाइट की वेवलेंथ कहलाती है। हम लोगों के स्टेप्स की लेंथ और वेव की स्टेप होती है वेवलेंथ, ठीक है। तो यहां पर वेव की जो स्पीड होती है ना, वो तुम्हारी घटती है। और वे स्पीड घटती है क्यों? क्योंकि लाइट की वेवलेंथ घट जाती है, ठीक है ना। दूसरी चीज, लाइट की फ्रीक्वेंसी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, ठीक है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे की दिशा में। ये हमारा क्लियर हो गया। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर वेव है, ये लाइट की स्पीड जो है ना, वो तुम्हारी वेव, ये तुम्हारी लाइट वेव आ रही है इस तरीके से। अब आप पूछोगे ये पट्टियां क्या हैं? ये एक्चुअल में पट्टी जो है ना, वो एक्चुअल में इसकी वेवलेंथ है, ये इसकी स्टेप की लेंथ है। कोई भी वेव एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उसकी वेवलेंथ हो जाती है तुम्हारी यहां पर, ठीक है। तो ये इसकी स्टेप की लेंथ हो गई। अच्छा, ये इसकी वेवलेंथ, ये स्टेप हो गई। तो यहां पर एक सेकंड में लाइट वेव इतना लंबा स्टेप चलती है, मगर जब लाइट वेव हवा से पानी में जाएगी तो उसके स्टेप की जो लेंथ होगी वो तुम्हारी छोटी हो जाएगी, ठीक है ना, छोटी हो जाएगी। वही बात मैं तुम्हें बता रहा था कि लाइट रे जब एयर से तुम्हारी डेंसर मीडियम में गई है, या ये बोले कि तुम्हारा रेयरर मीडियम से तुम्हारा डेंसर मीडियम में लाइट रे जब गई है, तो उसकी स्टेप की लेंथ तुम्हारी कम हो गई है। और स्टेप की लेंथ छोटी हो जाने के कारण ही उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि एक सेकेंड में स्टेप्स की संख्या का चेंज नहीं होती है, सिर्फ लेंथ घट जाती है, ठीक है ना। इसी वजह से उसकी स्पीड घट जाती है। क्लियर हो गई चीज? और ये इस तरीके से मुड़ भी जाती है। तो इसी वजह से बोला गया था कि जो लाइट का रिफ्रैक्शन है वो वेव थ्योरी से इजीली एक्सप्लेन होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं जरा, कोई भी लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तब क्या होगा? ठीक उसका उल्टा होगा, ठीक है। कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा। जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, सॉरी डेंसर से रेयरर में जाएगी, तब क्या होगा? तब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तब ये नॉर्मल से दूर हटेगी, ठीक है ना। इस तरीके से जैसा ऐसे करके अभी मैं देखता हूं ध्यान दिमाग में। ये देखिए, यहां पर लाइट रे जो है ना, ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है और ये तुम्हारा रेयरर मीडियम है। तो लाइट रे डेंसर मीडियम से चली, ये तुम्हारा नॉर्मल है, नॉर्मल। तो नॉर्मल में इसे सीधे जाना चाहिए था इस रास्ते पर, मगर लाइट रे तुम्हारी दूर हट गई ऐसे करके, ठीक है। ये तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सी है ये? रिफ्रैक्टेड। ये तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है और ये तुम्हारी इस तरफ मुड़ गई है। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है। कहाँ जा रही है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है। इसी वजह से यहां पर एक चीज देखिएगा, ये तुम्हारा एंगल आई है, ठीक है, ये एंगल आई है और यहां पर ये एंगल तुम्हारा आर है। तो जब कभी भी लाइट रे तुम्हारी डेंसर से रेयरर में जाती है, तब तुम्हारा एंगल जो आर होता है, एंगल आर, दिस इज ग्रेटर देन एंगल आई। तो ये ऐसे केस में एंगल आई की वैल्यू जो होती है, एंगल आर की जो वैल्यू होती है वो आई से ज्यादा हो जाती है। दूसरी चीज, यहां पर लाइट की स्पीड अगर तुम्हारी v है, यहां पर लाइट की स्पीड v है, तो रेयरर मीडियम में जाने के बाद में v डैश हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो स्पीड होगी, स्पीड, ठीक है ना, हाँ, स्पीड v डैश, वो तुम्हारी, हाँ, स्पीड v डैश जो होगी वो तुम्हारी ज्यादा हो जाएगी स्पीड v से, ठीक है ना, हाँ, स्पीड v से ज्यादा हो जाएगी। तो ये भी चीज हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ऐसे करके, अच्छा दूसरी चीज क्या, इतनी ही चीजें थी, है ना। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप पीछे देखते हैं जरा। तो मैंने जैसे कि बोला, स्पीड ऑफ लाइट तुम्हारी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अभी जैसे हमने बताया आप लोगों को, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज क्यों करेगी, जरा देखते हैं ध्यान से देखिएगा। स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी क्यों? स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी ट्रैक्टर वाले तरीके से। अब ट्रैक्टर तुम्हारा पानी से, मान लीजिए किसी नहर में डूब गया था, अब वो बाहर निकाल रहे रोड पर, तो ऐसे करके यहां पर जब ये पानी में है, जो पहिया इसका पानी में रहेगा, जो व्हील इसका पानी में रहेगा, उसकी स्पीड लो रहेगी, ठीक है ना। तो यहां पर स्पीड लो है, ठीक है ना, हाँ, ये स्पीड लो है। मगर ये वाला पहिया जो है ना, ये हाई स्पीड में आ गया। क्यों? क्योंकि ये आ गया सड़क पे, तो ये तुम्हारा हाई स्पीड में रहेगा, ये वाला तुम्हारा, ठीक है ना।
अच्छा जरा सोचो, जो पहिया हाई स्पीड में रहेगा वो लो स्पीड की तरफ टर्न ले लेगा, ऐसे करके ट्रैक्टर को मोड़ेगा, तो ट्रैक्टर तुम्हारा इस तरफ मुड़ जाएगा। इसीलिए बिल्कुल वैसे ही जो लाइट रे होती है वो भी जब ऐसे ही डेंसर मीडियम से, क्योंकि ये वाला तुम्हारा कैसा मीडियम है, डेंसर, और ये वाला तुम्हारा कैसा मीडियम है, रेयरर, तो डेंसर से जब वो रेयरर में जाएगी तो वो नॉर्मल से, ये तुम्हारा नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर हट जाती है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये उसका एक रीजन होता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जब लाइट रे तुम्हारी डेंसर मीडियम में है, डेंसर मीडियम, ठीक है ना, हाँ, डेंसर को स्लो मीडियम भी बोलते हैं, और ये तुम्हारा रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, ठीक है ना, रेयरर को फास्ट मीडियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीड होती है वो होती है कम, इसका मतलब यहाँ पर जो इसके कदमों की लंबाई है लैम्डा, वो तुम्हारी कम होती है, और यहाँ पर जो स्टेप लेंथ हो जाती है, वेवलेंथ, वो तुम्हारी बढ़ जाती है। तो इसी वजह से लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा चलिए, हम लोगों ने देखा ये चीज, तो यहां पर हमने ये देख लिया, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। तो कभी भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयरर में जाए, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये चीजें हमारी यहां से क्लियर हो गई। अच्छा दूसरी चीज ये हो गया तुम्हारा। अब देखिएगा एक केस ये भी है, कोई भी लाइट रे एक ग्लास स्लैब में एंट्री करती है, ये ग्लास स्लैब है, ये हवा है, ठीक है ना, हाँ ये तुम्हारी हवा है, यहाँ पर ये है हवा और ये है तुम्हारा ग्लास, ठीक है ना, हाँ ये तुम्हारा ग्लास है। लाइट रे हवा से ग्लास में एंट्री करती है, तो हवा से अगर वो ग्लास में एंट्री करेगी इस तरीके से ऐसे करके, तो जरा हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन खींच लें इस तरीके से। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल लाइन ऐसे करके खींच ली, ठीक है, यहाँ पर हमने एक नॉर्मल लाइन ऐसे करके खींच ली, ये हो गई तुम्हारी नॉर्मल, ठीक। अच्छा तो लाइट रे को जाना तो सीधे चाहिए था, मगर लाइट रे डेंसर से, मतलब रेयरर से और डेंसर में जाएगी, ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है, तो रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगी, तो नॉर्मल की ओर मुड़ गई। मगर बाद में तुम्हारी लाइट रे जो होगी ना, वो तुम्हारी फिर से यहाँ से ऐसे करके, यहाँ पर एक और नॉर्मल खींच लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमने नॉर्मल ऐसे करके खींच लिया। अच्छा तो अब तुम्हारी लाइट रे जो है ना, वो तुम्हारी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, तो ये तुम्हारी नॉर्मल से फिर से दूर हटेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, तो नॉर्मल से दूर हटेगी फिर से, मगर कितनी दूर हटेगी, ये जो बाहर निकलेगी लाइट रे, ये उतनी ही दूर हटेगी, ये उतनी ही दूर हटेगी जिससे कि ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, ठीक है ना। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल इस तरीके के ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है, जिस कंडीशन अप्लाइड कि दोनों जिसके ग्लास स्लैब पैरेलल हो, जो दोनों जिसकी दीवारें क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है, ये जरूरी है, क्योंकि अगर यहां पर तिरछा अगर होगा तो लाइट रे किसी दूसरे एंगल पे निकलेगी, ठीक है ना। एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन सकता है इस पर, ठीक है। तो अगर कोई इस तरीके का ग्लास स्लैब है तो हमेशा याद रखना, एक लाइट रे जो एक सिरे से एंट्री करेगी, दूसरे सिरे पर जो बाहर जाकर के निकलेगी, तो वो वहां से उसके पैरेलल ही बाहर निकलेगी। बस इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, इनमें थोड़ा सा बीच में डिफरेंस आ जाता है डिस्टेंस का, ठीक है, ये तुम्हारा थोड़ा सा अंतर आ जाता है। चलिए दूसरी चीज अब देखते हैं। अब एक क्वेश्चन तुमसे, क्वेश्चन नहीं है, एक केस है। केस ऐसा है तुम्हारा, कह रहा है कि कोई लाइट रे है जो किसी भी ग्लास स्लैब पर इस तरीके से गिर रहा है कि 90 डिग्री का एंगल है उसके सरफेस के साथ, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई इस तरीके का ग्लास स्लैब है ऐसे करके, ये कोई ग्लास का स्लैब है, ग्लास स्लैब का मतलब इस तरीके का सरफेस है। अब यहां पर कोई एक नॉर्मल हम लोगों ने खींच लिया ऐसे करके, ये तुम्हारा एक नॉर्मल है, नॉर्मल बोले तो अभिलंब, ठीक है, ये एक नॉर्मल है, और कोई भी लाइट रे आ रही है जो कि परपेंडिकुलर गिर रही है इस पर ऐसे करके। अगर कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलर गिरेगी तो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी ऐसे करके, ठीक है, बिना मुड़े सीधे निकलेगी इस तरीके से। अगर ये इसके सरफेस के साथ में 90 डिग्री के एंगल पे गिर रही है तो दूसरे सरफेस पर 90 डिग्री पर ही निकलेगी, और हाँ कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट रे नहीं मुड़ेगी। मगर एक चीज घटेगी, क्या, वो ये होगा कि यहां पर लाइट की स्पीड, जैसे अगर मान लेते हैं यहां पर कुछ इस तरीके की तरंगे हैं, मान लेते हैं ऐसे करके, हाँ कुछ इस तरीके की वेव हैं, ऐसे 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 करके, हाँ इसे मान लेते हैं ऐसे करके, ये ठीक है, अरे इस तरीके से ये तुम्हारी, ये लाइट अंदर जा रही है मान लेते हैं, ठीक है, ये तुम्हारी लाइट उस मीडियम में अंदर जा रही है, ठीक है, तो अंदर जा रही है ऐसे करके यहाँ पर।
अंदर जाते ही जो लाइट की वेवलेंथ हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी, मगर बाहर आते ही यही लाइट तुम्हारी यहां पर ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पर ये जो इसकी वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ, ठीक है, तो वेवलेंथ तुम्हारी कुछ ऐसे करके रहे, अरे वेवलेंथ तुम्हारी कुछ ऐसे करके रहेगी, यूं करके, ऐसे यूं करके, ठीक है। वेवलेंथ तुम्हारी कुछ ऐसे करके रहेगी, यूं करके, यूं करके। अब आप देखो, ये है वेवलेंथ, ये है तुम्हारी वेवलेंथ हवा में, ठीक है ना, ये हवा है, और ये है तुम्हारा ग्लास, ठीक है ना, हाँ ये तुम्हारा ग्लास है, कांच है। तो यहां पर इसकी वेवलेंथ इतनी है, मगर यही जब अंदर पहुंच जाएगी लाइट रे, जब लाइट रे अंदर पहुंच जाएगी तो इसकी वेवलेंथ तुम्हारी घट जाएगी, ठीक है ना। यहां पर तुम्हारी वेवलेंथ जो है ना वो तुम्हारी घट जाती है कुछ इस तरीके से, ऐसे करके। यहां पर ये जो वेवलेंथ है वो घट के इतनी बच जाती है, और यहां पर जो वेवलेंथ तुम्हारी बनेगी वो हो जाएगी लैम्डा डैश। तो लाइट स्पीड यहां तुम्हारी c है, मान लेते हैं यहां स्पीड c है, यहां पर v हो जाएगी, यहां पर फिर से c हो जाएगी, ठीक है। तो यही तुम्हारी लाइट का अंतर रहेगा। तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। आई होप सो समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ स्पीड ऑफ लाइट c है, यहाँ v है, यहाँ c। तो जैसे ही ग्लास स्लैब में जाएगी बस अंतर इतने में इसमें आता है, ठीक है ना। तो यहां पर वेवलेंथ ज्यादा, यहां कम, यहां फिर से ज्यादा हो जाती है, मगर हाँ डायरेक्शन नहीं बदलती है। रीजन, क्योंकि यहां पर इसके सरफेस से परपेंडिकुलर, यहां पर एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द सरफेस इज 90 डिग्री। या एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे तो वो तुम्हारा 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो तुम्हारा 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे केस में नो रिफ्रैक्शन, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे केस में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस थे रिफ्रैक्शन के। इसके बहुत सारे रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स होते हैं। नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं, एक तुम्हारा कह रहा है कि व्हेन अ रॉड इज पार्शियली इमर्ज इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। कोई भी रॉड को अगर हम पानी के अंदर डुबोते हैं पार्शियली, तो वो पानी के अंदर डूबा हुआ हिस्सा जो होता है वो ऊपर उठा हुआ महसूस होता है, वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। कैसे, जरा देखिएगा ध्यान से। यहां पर ये वाली जो रॉड है तुम्हारी, ये रॉड है, रॉड का ये वाला जो हिस्सा है नीले रंग का, वो तुम्हारा पानी के अंदर डूबा हुआ है, और देखना है हमें, और हम कहाँ है, हवा में। और हवा कैसा मीडियम है तुम्हारा, हवा कैसा मीडियम होगा पानी के रिस्पेक्ट में, रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, ठीक है ना। और ये जो तुम्हारी रॉड है वो तुम्हारी किस में है, वो तुम्हारी डेंसर मीडियम में है, ठीक है ना, वो तुम्हारी डेंसर मीडियम में है। अच्छा, तो ऑब्जर्वर कौन है, हम हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट का कौन है, ऑब्जेक्ट है तुम्हारी रॉड। तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे देता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तब जब ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे हमारी आंखों पर गिरती है, जब ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे हमारी आंखों पर पहुंचती है। मगर मैंने ये भी बताया था कि ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे जब हमारी आंखों पर आकर के गिरती है, उस समय जो हमारी आंखों पर गिरते समय लाइट रे की जो डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है, ये रॉड के इस सिरे से लाइट रे चलेगी, जो लाइट रे यहां से ऐसे करके चलेगी और ये पानी के सरफेस पर यहां पर जाएगी। अगर यहां से जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट रे मुड़ेगी, कहां जाएगी, दूर की तरफ जाएगी। दूर इसलिए जाएगी क्योंकि मान लेते हैं जैसे ये तुम्हारा पानी का सरफेस है ऐसे करके, ठीक है ना, ये तुम्हारा पानी का सरफेस है, और यहां पर अगर हम लोग कोई एक नॉर्मल खींच दें ऐसे करके, तो ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया ऐसे करके। अब आप जरा सोचो, ये नॉर्मल है, अब नॉर्मल से लाइट रे कहां जाएगी, नॉर्मल से लाइट रे कहां जाएगी, इस तरफ जाएगी, तो दूर जाएगी, अवे की तरफ, मतलब दूर की तरफ गई, दूर गई तो ये इस तरफ पहुंचेगी। हमारी आंखों पर लाइट रे जब इस तरीके से जाकर के पहुंचेगी, पीछे की तरफ हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, कहां, यहां पर। इसी वजह से ऑब्जेक्ट हमें ऊपर उठा हुआ महसूस होता है, ठीक है ना। तो जो लाइट रे यहां से जाएगी, रॉड का ये हिस्सा हमें यहां महसूस होगा, जो लाइट रे यहां से जाएगी वो यहां महसूस होगा, जो यहां से जाएगी वो लाइट रे का हिस्सा हमें यहां महसूस होगा। तो पूरी रॉड हमें ऊपर उठी हुई दिखती है, टूटी हुई दिखती है, ठीक है ना। ये रीजन हो गया। इसका एक और रीजन है, मतलब एक और एग्जांपल है। कोई भी एग्जांपल, अगर हम कोई भी बॉडी, अगर कोई भी वस्तु, सिक्का, कपड़ा, कोई भी हो, अगर हम पानी के अंदर रख दें तो वो ऊपर उठा हुआ हमें दिखता है। गिलास में पानी के अंदर सिक्का एक डाल देना, सिक्का तुम्हें ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा।
जो स्विमिंग पूल होते हैं वो कम गहरे महसूस होते हैं रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है ना। जो नींबू पानी की दुकान पर कांच के गिलास में पानी भर के नींबू डाल देते हैं, वो नींबू हमें बाहर से बड़े दिखाई देते हैं, ऐसा इसी वजह से होता है, ठीक है ना। तो आई होप सो कि सारी चीजें हम लोगों को क्लियर हो गई हैं। और ये देखिएगा जरा ध्यान से, ये तुम्हारी ये है मछली, देखिए मछली तुम्हारी यहां तैर रही है, और आदमी जो यहां पर देखेगा, कोई भी आदमी अगर यहां से ऐसे करके देखेगा यहां से, तो आंखों पर लाइट रे, उसके मछली से चलने वाली लाइट रे ऐसे आकर के गिरेगी। जब वो आंखों पर आकर के गिरेगी तो उसको पीछे की ओर यहां दिखाई देगी। तो इसी वजह से हमें मछली एक्चुअल में ऊपर उठी हुई महसूस होती है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहां पर अगर आप देखें, ये लड़का है, ठीक है, इसने ये सोच रहा है मछली मारने के लिए, मछली यहां पर है, मछली से चलने वाली जो लाइट रे है वो तुम्हारी यहां पर ऐसे करके गई और ये ऐसे करके मुड़ेगी। जब ये ऐसे करके मुड़ेगी इसकी आंखों पर पहुंचेगी, निशाना ऐसे लगाएगा, मछली मरेगी नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सब रिफ्रैक्शन है, ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। ये चीजें हमारी जो अर्थ होती है ना, उसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है, बदलती है। इसी वजह से जो तुम्हारा चंद्र, कोई भी तारा होता है, तारे से चलने वाली जो लाइट रे होती है, जब वो आती है तो वो अपनी डायरेक्शन बदलती है इस तरीके से। जब वो अपनी डायरेक्शन बदलती है तो इसीलिए हमें तारा, बस हमें वो तारा हमें अलग अलग जगह पर महसूस होता है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग अभी इतना ही रखेंगे और कल हम लोग बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं, आप लोग हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखिएगा, बढ़िया से पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।